नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है देवरानी। एक बड़ी ही प्यारी कहानी है, जरूर सुनिए। प्रकाश, बाहर निकल प्रकाश। बाहर खड़ा हुआ गुंडा जयंत जोर जोर से चिल्ला रहा था। आज मैं तेरे यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। आज अगर तूने पूरा कर्जा चुकता नहीं किया तो ये तेरा घर मेरे नाम पे लिख देना। जैन के साथ में उसके जैसे दो और गुंडे खड़े थे। उन दोनों के हाथों में डंडे पकड़े हुए थे। घर में प्रकाश के परिवार के लोग डरे सहमे बैठे हुए थे। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आदमी से पैसे मत लेना। ये अच्छा आदमी नहीं है। अगर हम इसके पैसे समय पे ना चुका पाए तो ये हमारा समाज में जीना मुश्किल कर देगा और हमारी बेइज्जती करेगा। प्रकाश उसको समझाने लगा, संध्या मैं भी क्या करूं, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ उसमें मुझे नुकसान ही हो रहा है। बाहर से थोड़े शोरगुल की भी आवाज आने लगी। तब संध्या बोली, प्रकाश सुनो, मुझे लगता है बाहर हमारे घर के आसपास के सभी पड़ोसी जमा हो गए हैं। सब हंस रहे होंगे हम पर। भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तुमने हमें क्यों ना उठा लिया ऊपर, क्यों ना अपने पास बुला लिया। प्रकाश अपने घर का बड़ा बेटा था। उसके बाद में दो बहनें थी और फिर एक भाई था। प्रकाश ने अपने परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को बड़ी कठिनाई से पूरा किया था। उसने अपनी दोनों बहनों का विवाह और भाई की पढ़ाई और भाई का भी विवाह करवा दिया था। इन कामों में प्रकाश की जो भी जमा पूंजी थी वो खर्चा हो चुकी थी। प्रकाश ने सोचा था कि भाई की शादी हो जाए तब भाई भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काफी कुछ घर का खर्चा संभाल लेगा। लेकिन भाई की शादी होने के बाद भाई अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लग गया। प्रकाश अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए नए नए काम हाथ में लेकर अपना नसीब आजमा रहा था। लेकिन इस कोशिश में उसकी पत्नी के गहने तक बिक गए। वो जो भी काम शुरू करता उसमें उसे नुकसान ही नुकसान होता। इस कोशिश में प्रकाश के ऊपर कर्जे का बोझा बढ़ता ही गया। आखिर उसने अपने घर के कागजात जयंत के पास में रेहन रख दिए और 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। लेकिन इस बार भी उसके नसीब ने उसका साथ नहीं दिया और उसने जो नया काम शुरू किया था वो पूरी तरह से डूब गया। अब उसके पैसे भी डूब गए थे। जयंत से कर्जा लेके उसे 1 साल से ज्यादा हो चुका था। जयंत का वो मूल तो क्या सूद भी नहीं चुका पाया था। और आज जयंत दरवाजे पे खड़ा होके उसको चिल्ला चिल्ला के बाहर बुला रहा था। उसको गालियां दे रहा था और आसपास के पड़ोसियों को बता रहा था, 2 लाख रुपए इसने कर्जे पे लिए हैं, ब्याज तक नहीं चुकाया। अब मूल रकम और ब्याज मिला के लाख रुपए हो गए। अगर आज इसने पैसे दिए नहीं तो इसके घर पे मैं कब्जा कर लूंगा। दीवार के दूसरी तरफ ही प्रकाश का छोटा भाई प्रदीप अपने परिवार के साथ रहता था। ये सब उसके घर में भी सुनाई दे रहा था। उसकी अपने भाई से बोलचाल बंद थी, इसलिए अपने भाई की इज्जत का तमाशा चलता देख के वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। वो अपने पत्नी से बोला, कविता देख लिया तूने कैसे लोग उसके कपड़े फाड़ रहे। बिना सोचे समझे लोगों से कर्जा ले लिया, तब ऐसा ही होना था। इधर प्रकाश के घर में प्रकाश की पत्नी संध्या ने अपना मंगलसूत्र निकाल के अपने पत्नी को दे दिया। बोली, ये ले जाओ, मेरे गहनों में ये आखिरी अमानत बची हुई है। उससे ये मंगलसूत्र थमा दो। जयन से कहना ये तुम लेके थोड़े दिन शांति रखो। प्रकाश की आंखों में अब पानी आ गया। बोला, नहीं संध्या, मंगलसूत्र मत दो। मैं उसके पांव पकड़ के थोड़ी विनती करके देखता हूँ और कुछ समय की और मोहलत बढ़ा लेता हूँ। ये मंगलसूत्र तुम्हारी सुहाग की निशानी है, तुम इसे अपने गले में पहने रहो संध्या। संध्या उसे समझाते बोली, मेरा सुहाग तो आप हो, ऐसे गुंडे के पांव पकड़ के तुम उससे मोहलत बढ़ाने की बात करोगे। ये देखने से ज्यादा अच्छा मैं ये समझती हूँ कि तुम ये मेरा मंगलसूत्र उसको दे दो। मैं गले में काले मोती पहन लूंगी। हमारे दिन हमेशा ऐसे ही थोड़ी ना रहेंगे। तब फिर से मंगलसूत्र बनवाते आएगा। उधर प्रदीप हंसते हंसते अपने पत्नी सविता से कह रहा था, आज देखना, आज भैया और भाभी का जुलूस निकालेगा जयंत। देखते हैं अभी आगे क्या क्या ड्रामा होता है। उस रात भैया ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था, मैं उस बात को भूला नहीं हूँ। प्रदीप गुस्से में बोला, अब आज देखता हूँ कितना बड़ा मर्द है वो। प्रदीप की पत्नी कविता एक बार भी अपने पति की तरफ से बात नहीं कर रही थी, ना ही उसे ऐसी बात के लिए बढ़ावा ही दे रही थी, बल्कि उससे तो गुस्सा आ रहा था। वो बड़े गुस्से में और बड़ी अजनबी सी नजरों से अपने पति को देख रही थी। पत्नी को इस तरह से अपनी तरफ देखती हुई देख कर प्रदीप ने उससे पूछा, क्यों, क्या हो गया कविता, तुम खुश नहीं हो क्या? एक बात पूछो,
हाँ हाँ पूछो। कविता ने उससे पूछा। ये बताइए कि क्या प्रकाश भैया आपके सगे भाई हैं या सौतेले? अरे कविता, ये कैसी बात कर रही हो? हम तो सभी एक माँ के बच्चे हैं। तो अच्छा एक बात और बताओ, जब ये जयंत तुम्हारे भाई के घर पे कब्जा करेगा तब किसकी इज्जत कम होगी? तब किसकी इज्जत खराब होगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? प्रदीप बोला। देख ना, भैया की इज्जत के कैसे कचरे होते हैं। कविता ने उसको समझाते हुए कहा, केवल भैया की इज्जत नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत के कचरे हो जाएंगे। वो 2 टके का आदमी जयंत, गुंडा, वो तुम्हारे खानदान की इज्जत इस तरह से नीलाम कर रहा है। कितनी अजीब बात है कि तुम उसकी तरफ देख के हंस रहे हो। तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारा भी तो भाई है वो, तुम्हारा नाम भी तो खराब हो रहा है। कविता को इतने गुस्से में देख के प्रदीप को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, कविता तुम्हें खुशी नहीं हो रही? हमारी तो भैया से दुश्मनी है, तुम तो खुश हो। कविता गुस्से में बोली, जब एक भाई की इज्जत निकलती है ना बाजार में तो दूसरा भाई की इज्जत भी बाजार में आ जाती है। भाई जी ने तुम्हें जोरदार चांटा लगाया था, ये जरूर है, मैं जानती हूँ, लेकिन किस लिए लगाया था ये बात तुम भूल गए क्या? उन्होंने तुम्हें इसलिए तमाचा लगाया था कि तुम शराब पी के रास्ते पे तमाशा कर रहे थे। वे तुमसे बड़े हैं और उन्हें तुम पर हाथ उठाने का पूरा अधिकार है और तुम्हें सही रास्ते पे लाने का भी अधिकार है। वो दिन है कि आज का दिन तुमने शराब को छुआ नहीं है, वरना हमारे घर की क्या हालत हो जाती। प्रदीप आश्चर्य से कविता की तरफ देखता रहा, जैसे कि उसने कोई अजीब बात कह दी हो। फिर वो गुस्सा हो गया, बोला, तुझे हो क्या क्या है? कुछ दिन पहले तो कविता तू भाभी के साथ में इतना लड़ झगड़ रही थी। अरे वो हमारी घरेलू लड़ाई थी, लेकिन बाहर का एक कुत्ता आके अपने खानदान पे भौंक रहा है, इसकी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पत्नी कविता की बात सुनकर प्रदीप सोच में पड़ गया। उसे बचपन की बातें याद आने लग गई, जैसे कि वो नींद से जागा हो। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तब उसका भैया, जहाँ भी प्रदीप की लड़ाई होती और प्रदीप के ऊपर उसके दोस्त भारी पड़ते, तब वो आकर उसे बचाया करता था। आज उसका भैया अकेला पड़ गया था। पैसे के लिए घर की इज्जत की नीलामी लग रही थी और वो खुद हंस रहा है। मन ही मन वो बड़ा शर्मिंदा हो गया। कविता ने फिर उसके जमीर को जगाया। अरे आप कुछ तो सोचो, आप उनके छोटे भाई हो। आखिर प्रदीप बोला, तो तुम क्या कहती हो कविता, हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते का मतलब क्या है? अरे आप एक डंडा उठाओ, एक डंडा मैं उठाती हूँ, देखते हैं वो कितने बड़े बाप का बेटा है जयंत। चलो हम दोनों जाकर अपने भाई भाभी का सहारा बनते हैं। फिर कुछ सोच के कविता बोली, देखो घर में मेरे पास में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, मेरे गहने हैं, वो पैसे और गहने उस जयंत के मुंह पे फेंको। अब प्रदीप भी तैश में आ गया था। उसने जैसा उसकी पत्नी ने कहा तुरंत उसकी बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने साथ में पैसे और कविता के गहने उठा लिए और हाथ में एक एक लाठी लेके बाहर आ गए। प्रदीप और उसकी पत्नी कविता को हाथ में लाठी लेकर आते हुए देख के जयंत को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, वो थोड़ा मन में घबरा भी गया। प्रदीप ने उससे चिल्ला के बोला, क्यों जयंत, हमारे घर पे क्या लेने आया है? मैं अपनी उधारी वसूल करने के लिए आया हूँ। कविता ने जोर से चिल्ला के कहा, तो उधारी वसूल करने का ये कौन सा तरीका हो गया? अगर तुझे पैसे वापस नहीं मिल रहे तो तू पुलिस लेकर आ, नहीं तो कोर्ट में जा। तू तो 3 लाख रुपए के लिए 30 लाख के मकान पे कब्जा करने आ गया। कविता का रुद्र रूप देख के जयंत की बोलती बंद हो गई। वो 2 कदम पीछे हट गया। कविता ने प्रदीप से कहा, सुनो जी, इसका हिसाब पूरा करो पहले, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। दीवार की उस तरफ अंदर डरे समय बैठे हुए प्रकाश और उसकी पत्नी संध्या हाथ में मंगलसूत्र लिए ये सारी बातें खिड़की में से देख रहे थे। फिर अचानक ही एकदम से चुप्पी सी छा गई। संध्या ने प्रकाश से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? प्रकाश अपनी पनी आई आंखों को पोंछता हुआ बोला, मेरा भाई आया है, अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मेरा भाई प्रदीप मेरी ढाल बन के खड़ा हो गया है मेरे आगे। अपने भाई के साथ ही कालिका माता के रूप में खड़ी उसकी पत्नी को देखकर उसने श्रद्धा से मस्तक झुका लिया। उसके मन में एक ही आवाज उठ रही थी कि धन्य है इसके माँ बाप जिन्होंने ऐसी लड़की को जन्म दिया। जयंत अपना हिसाब करके निकलने लगा, लेकिन उसके जाते जाते कविता ने कहा, जिस तरह से तुम यहाँ पे चिल्लाए हमारे दरवाजे में खड़े होके, तुम प्रकाश भैया की माफी मांगो, उसके पहले तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी।
आखिर जयंत को प्रकाश की माफी मांगनी पड़ी। कुछ समय पहले सारे आस पड़ोस के लोग प्रकाश के परिवार पर हंस रहे थे, उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन अब भाई भाई की आपस में एकता देखकर उनकी सराहना और तारीफ किए जा रहे थे। आज कितने सारे सालों के बाद में दोनों भाई इकट्ठे बैठे। फिर प्रकाश प्रदीप से बोला, प्रदीप, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन प्रदीप ने भैया के हाथ पकड़ लिए। भैया, मुझे माफ करो, मैं अपनी गलती समझता हूँ। मुझे ये काम बहुत पहले से करना था। मुझे आपसे अलग होकर नहीं रहना था। इतने वर्ष तक आपने परिवार को संभाला, जब आपको जरूरत पड़ी तो मैं अलग हो गया। भैया, आप ही मुझे माफ करो, मुझे आपके पास आने में बड़ी देर हो गई। ये तो कविता थी जिसकी वजह से मेरी आंखें खुली। 3 साल पहले जब आपका बिजनेस डूब रहा था, मुझे उसी समय तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी भैया। मैं तो आज भी तुमको अपना शत्रु मान रहा था, दुश्मनी समझ रहा था। अब उपकार एहसान मानने हैं तो ये कविता के ही हम सबको मानने पड़ेंगे। उसने मुझे नींद से जगा दिया। उसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर की इज्जत केवल तुम्हारे घर की थोड़ी ना है, हमारा पूरा खानदान एक है। अगर तुम्हारी बेइज्जती होती है तो हमारी सबकी बेइज्जती होती है। प्रकाश कविता के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, कविता बेटी, मैं तेरे माँ बाप को नमन करता हूँ। उन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। जेठ जी की बातें सुनकर कविता के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने चंद रुपयों और गहनों के बदले में अपने ससुराल में अपने माँ पिता के प्रति वे शब्द सुने थे जिन्हें सुनने के लिए हर स्त्री उत्सुक रहती है, जो न केवल उसके मान को बढ़ाते हैं बल्कि उसके माँ बाप की इज्जत को भी बढ़ाते हैं। संध्या बोली, अरे कविता, अगर हर स्त्री तुम्हारे जैसा विचार करे तो किसी को क्यों कर्जा लेने की जरूरत पड़े। सब मिलजुल के मुसीबत के वक्त से सब हंसते हुए बाहर निकल सकते हैं। ये कहते हुए संध्या ने कविता को गले लगा लिया। संध्या की आंखें भर आई थी तो कविता की आंखें भी भर आई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी देवरानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।